गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो नया लेसन है इसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। अब इस लेसन का जो नाम है, हेडिंग है, उसी से पता चल रहा है मूल निवासी का मतलब जो जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ पे उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ पर अपना जीवन बिताया है। और विस्थापन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाना। अब मूल निवासियों का विस्थापन यानी जो जहाँ के मूल निवासी थे वो उस जगह को छोड़ करके और अन्य जगहों पर वो शिफ्ट हो गए या अन्य जगहों पर वो बस रहे थे। इस लेसन में जो हम देखेंगे वो उत्तरी अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके जीवन में कुछ इस प्रकार के घटनाएं हुई, ठीक है, यूरोपियन लोगों के आने के पश्चात, जिसके कारण उन्होंने अपने मूल निवास को छोड़ करके वहां से विस्थापित उनको होना पड़ा। अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन देखें, उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, तो जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुए थे, जिस प्रकार से उनके घरों को जला दिया गया था, उनको घरों से निकाल दिया गया था और वो विस्थापित होकर के देश के विभिन्न शहरों में या विभिन्न कस्बों में जाकर के बस गए थे, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित होना। लेकिन वो मूल निवासी कहाँ के थे? कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित कहलाते थे। इसी प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले अपने यहाँ लोकल एरिया के अंदर, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे लोकल अगर हरियाणा में ही एक जिला है मेवात, मेवात के अंदर अभी एक दैनिक भास्कर अखबार के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि 103 गाँव के लगभग ऐसे हैं जहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वो अभी 10% से भी कम है। तो क्या कारण है? वो अपनी जो गांव है, अपना देहात है, अपने कस्बे हैं, उनको छोड़ करके वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अत्याचार किए जाते हैं, जिनके कारण वो अपने मूल निवास को, मूल जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन के कुछ पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के अध्याय 8 में हमने स्पेन और पुर्तगाल के लोगों का दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में उपनिवेशों की स्थापना और वहां के मूल निवासियों की बर्बादी की कहानी का अध्ययन किया है। अब इसमें लेसन में दे रखा है, लेकिन जो इस बार जो अभी अपना हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें जो चैप्टर 8 है वो खत्म कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन उसमें भी ये बताया गया है कि स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों के अंदर वहाँ उपनिवेश स्थापित किए थे, और उपनिवेश स्थापित करने के बाद वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने खदेड़ दिया था, वहाँ से उन पर अत्याचार कर दिए थे, उनको वहाँ से भगा दिया था। ये सारी कहानी पिछले चैप्टर में है। अब इसमें है कि उपनिवेश का मतलब होता है कि एक कोई जैसे गरीब राष्ट्र है, ठीक है, आर्थिक रूप से गरीब है, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से गरीब है, उसके ऊपर एक ताकतवर या एक समृद्ध, आर्थिक रूप से जो समृद्ध देश है वो आकर के अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप कर दे, वहां पे अपना मतलब वहां से उन पे एक तरह से कब्जा कर ले, वो क्या कहलाता है? उपनिवेश। अब इसमें क्या है, लगभग उसी तरीके से 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि के लोग उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तथा वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। धीरे धीरे यहाँ पर गोरे लोगों के अधीन नए राष्ट्रों की स्थापना हुई, परंतु ये नए देशों के में भी वहाँ मूल निवासियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए, अपितु इन मूल बासिंदों पर जुल्म किए जाते रहे। वे अपने मूल निवासों से बार बार उखाड़े जाने, युद्ध और बीमारियों के कारण इन लोगों की 90% से अधिक जनसंख्या की मृत्यु हो गई। वस्तुतः 20वीं शताब्दी में जाकर ही इन लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए तथा उनकी संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया गया। यानी ये जो गोरे लोग आए थे, यूरोप से आए थे, और उन्होंने इतना अत्याचार किया था कि मान लो एक गाँव के अंदर अगर 100 फैमिली है, 100 परिवार हैं, तो उनमें से 90 परिवार तो छोड़ के वहां से चले गए थे। जो 10 परिवार बचे थे या कुछ 10 लोग जो बचे थे उनको भी अधिकार कब जाके मिला था? बहुत ज्यादा बाद में, यानी 20वीं शताब्दी के अंदर जाकर के इनको मिला था। ये अत्याचार इन्होंने कहाँ शुरू कर दिए थे? कब शुरू कर दिए थे? ये कर दिए थे इन्होंने 18वीं शताब्दी में, यानी 200 साल बाद जो 10% लोग थे उनको अधिकार भी पूरे नहीं मिले, थोड़े बहुत अधिकार मिले थे। अब यूरोपीय साम्राज्यवाद के विभिन्न रूप। तो यूरोपीय साम्राज्यवाद था, उसके क्या क्या रूप थे? यूरोपीय साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद का मतलब होता है साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब हो गया किसी राजा का कोई राज्य है, ठीक है। अब वाद का मतलब होता है साम्राज्यवाद। वाद का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। उसको जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रेवाड़ी का कोई राजा है और उसने क्या किया, या दिल्ली का कोई राजा है और वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए आगरा को भी कब्जे में कर ले, पानीपत को कब्जे में कर ले, मेवाड़ को भी कब्जे में कर ले, राजस्थान की बहुत सारी रियासतों को कब्जे में कर ले, और जो अपना जो उसका राज्य है, जो उसका साम्राज्य है, उसमें जब वो विस्तार कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। अब इसमें आता है, देखो
यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा 15वीं और 16वीं शताब्दी में मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका पर आधिपत्य से हुई। स्थानीय लोगों के जीवन की कीमत पर यहाँ के संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया गया। इसके बाद यूरोप वासियों, अंग्रेज, फ्रांसीसियों, डचों इत्यादि ने एशिया व अफ्रीका के देशों में साम्राज्यवाद का प्रसार किया। भारत में स्थानीय शासकों को हराकर यहाँ के लोगों से भू राजस्व वसूल किया गया। साथ ही यहाँ पर रेलवे, बागानों व खदानों का भी शोषण के लिए विकास किया गया। साम्राज्यवाद का एक अन्य रूप चीन में देखने को मिला, जहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए बिना ही इस देश को इन ताकतों ने आपस में प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर लिया। इस प्रकार अफ्रीका के क्षेत्र में हबशियों ने पकड़कर गुलाम बना लिया। तटीय क्षेत्रों से व्यापार भी किया गया। अंततः अफ्रीका में भी यूरोपीय साम्राज्यवाद पूर्णतः स्थापित हो गया और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय प्रसार का अलग ही रूप देखने को आया। यहाँ पर यूरोपीय ताकतें ब्रिटेन व फ्रांस ने पहले अपनी बस्तियां बसाई और फिर मातृ देश से स्वतंत्रता प्राप्त की, परंतु इस प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को बर्बाद करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। वस्तुतः इन देशों से तो मूल निवासियों का लगभग सफाया ही हो गया। यानी इसमें यही बताया गया है कि उपनिवेशवाद जब इन्होंने किया था तो जिस देश के अंदर वो जाना चाहते थे या जिस देश में औपनिवेशिक जो देश है वो उपनिवेशवाद जो करना चाह रहा था जिन देशों में, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी बस्तियां, अपनी कॉलोनियां बसा ली। ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड ने भी भारत के अंदर जब उपनिवेशवाद किया था तो उसमें क्या किया था, सबसे पहले जो बंगाल था उसके अंदर अपनी एक कॉलोनी बसाई थी। वहां पर फिर धीरे धीरे ये एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप इन्होंने कर लिया और फिर ये स्वतंत्र हो गए थे। मातृ देश का मतलब होता है जहां से वो उपनिवेश करने के लिए आए हैं। जैसे मान लो ब्रिटेन व फ्रांस के लोग हैं, अगर उन्होंने जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया है तो उन्होंने पहले अपने मातृ देश से, मातृ देश यानी जो उनका मातृ देश, जैसे कि ब्रिटेन या फ्रांस से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और उसके बाद उन लोगों के ऊपर वो अत्याचार करना शुरू कर देते थे। अब आता है उत्तरी अमेरिका। भौगोलिक परिचय। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत से कर्क रेखा तक और पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। पश्चिम क्षेत्र में अरिजोना और नेवाडा के मरुस्थल हैं और पश्चिम में ही सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व क्षेत्र में विशाल मैदानी इलाका, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अपालचियों पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण में मैक्सिको है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी अमेरिका के कई क्षेत्र तेल, गैस और खनिज संसाधनों से भरपूर है। जिसके कारण अमेरिका और कनाडा में बहुत सारे उद्योग हैं। कनाडा की 40% हिस्सा जंगलों से ढका है। यहाँ पर गेहूं, मकई और फल बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। साथ ही मत्स्य उद्योग यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर किस प्रकार से उन्होंने, जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी जो लोग थे वो किस प्रकार से उनको खदेड़ दिया गया, उनसे यहाँ से भगा दिया गया था, ये इसमें बताया गया है। अब मूल निवासी है, मूल निवासी के अंदर हम जो नेटिव पीपल हैं उसमें प्रारंभिक मानव किस प्रकार से थे इसको पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका में मानव का प्रवेश 30,000 वर्ष पहले एशिया से लगते हुए बेरिंग यानी स्टेटस जलडमरू के रास्ते से हुआ था। लगभग 10,000 वर्षों पहले यह मानव हिमयुग के दौरान दक्षिण क्षेत्रों की ओर बढ़े और अमेरिका से मानव की सबसे पुरानी कृति एक तीर की नोक प्राप्त हुई। यह लगभग 11,000 वर्ष पुरानी है। उत्तरी अमेरिका में 5,000 वर्ष पहले जलवायु में स्थिरता आई, फलतः मानव आबादी में वृद्धि हुई। यानी वहाँ पर जब जलवायु है वो एक मतलब अनुकूलन हो गया था जलवायु का, किसके प्रति, मानव जाति के प्रति। वहाँ पर फिर लगभग कब, कितने साल पहले, 5,000 साल पहले, और उससे वहाँ पर मानव आबादी में वृद्धि हुई थी। अब है यूरोप वासियों के आगमन से पूर्व स्थिति। यूरोप वासियों के आगमन के समय मूल निवासी नदी घाटियों के साथ गांवों में रहते थे। वे सब्जियां और मक्का उगाते थे। मछली और मांस के भोजन में भी उनके भोजन का हिस्सा था। मांस के लिए जंगली भैंसे यानी बाइसन का शिकार करते थे और उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए विलियम मैकलिस ने लिखा है कि मूल निवासी 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोलते थे तथा वे शिकार, मछली पकड़ना, खेती इत्यादि में अपना भरण पोषण करते थे। यानी जो मूल निवासी थे, जब यानी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो लोग थे उनके पास यूरोपीय लोगों के आने से पहले क्या था, उनका भाई वो मांस और इन मांस के लिए जंगली भैंसे का शिकार करते थे। इसके अलावा मछली वगैरह पालन करते थे, ठीक है। और नदी घाटियों के पास गाँव में वो रहते थे, अपनी मक्का वो सब्जियां उगाते थे। और जो भाषाएं हैं वो लगभग 100 से ज़्यादा वो भाषाएं बोलते थे और उनको शिकार पकड़ना, मछली, खेती इत्यादि से अपना वो भरण पोषण करते थे। तो ये इनकी स्थिति थी। अब आगे क्या आता है, राज्य की अनुपस्थिति। ये कुछ रोचक तथ्य हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आपको याद करना है, इनको आप देख लेना, याद करना है आपको। और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें भी इन सभी रोचक तथ्यों को आप नोट कर लेना।
अब है राज्य की अनुपस्थिति। उत्तरी अमेरिका के मुख्य निवासियों की अर्थव्यवस्था एक जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। ये लोग खेती अपने पेट भरने के लिए करते थे। खेती से किसी प्रकार का अधिशेष नहीं बचता था। अधिशेष के अभाव में यहाँ पर किसी प्रकार के राज्य का तंत्र का विकास नहीं हो पाया। जमीन पर व्यक्तिगत मलकियत का कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके साथ ही फल, सब्जी, शिकार आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। यानी ये जो खेतीबाड़ी करते थे, ये अपना एक निश्चित क्षेत्र जो है जहाँ पे खेती करते थे। जिस प्रकार से हमने जो पढ़ा था भाई उपनिवेशवाद और देहात, उसमें जिस प्रकार है जब पहाड़िया लोग जो हैं जिस तरह से जूमिंग खेती करते थे, कुछ स्थिति इनकी वैसी ही यहाँ अमेरिका के जो मूल निवासी इन लोगों की, कि ये उतनी ही खेती करते थे अपनी जितना इनका पेट भरना होता है, जितना इनको खाना होता है। जमीन के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि जमीन बहुत सारी मात्रा में थी, लोग वहाँ पे कम थे। और इस तरह से अपना जो मतलब इनके जो भाई ये जमीन मेरी है या इसकी है, इसका कोई झगड़ा नहीं था इस चीज़ का, और वो उनको शिकार आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। अब उपहारों का आदान प्रदान। मूल निवासियों की परंपरा की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वे आपसी संबंध अनौपचारिक थे और दोस्ती पर आधारित थे। इनका एक उदाहरण है कि वे आपस में वस्तुओं की खरीद फरोख्त नहीं करते थे, वरन उपहारों का आदान प्रदान करते थे। कबीलों में आपस में कोई समझौता होने पर भी ऐसा होता था। ऐसा अवसर पर एक खास किस्म का वेमपूम बेल्ट आदान प्रदान करते थे, जो रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई जाती है। जो ये सीपियाँ ये कहाँ मिलती है? समुद्र में। ये नदी और समुद्रों के किनारे तो ये रहते ही थे, और नदी और समुद्रों से सीपी इकट्ठी करके लाते थे और उनको जोड़ करके ये क्या बनाते थे? एक वेमपूम बेल्ट ये बना लेते थे कबीलों के अंदर। और अगर इनको किसी प्रकार से आपस में कोई समझौता हुआ है या कोई ऐसा अवसर है, शादी ब्याह का अवसर है या कोई खुशी का माहौल है, तो ये क्या करते थे? ये जो बेल्ट है सीपियों की, रंगीन सीपियों की जो बेल्ट है जो सील करके बनाई जाती थी, वो आपस में आदान प्रदान कर लेते थे, उनकी वो दे देते थे, उनसे ये ले लेते थे। अब भाषा व ज्ञान। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अनेक भाषाएं बोलते थे, यद्यपि वे लिखी नहीं जाती थी। हर कबीले के पास अपने बारे में उत्पत्ति व इतिहास की जानकारी होती थी और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती थी। वे लोग कुशल कारीगर थे तथा बेहतरीन कपड़ा बुनते थे। उनका समय के संबंध में भी ज्ञान था। उनका मानना था कि समय की गति चक्रीय है, ये अति महत्वपूर्ण है और प्रकृति को पढ़ सकते थे। वस्तुतः वे जलवायु और विभिन्न प्राकृतिक दशाओं को उसी तरह समझ लेते थे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेते हैं। यानी भाई इनका कोई इतिहासकार नहीं थे इनके, ठीक है। जिस प्रकार से जब मुगल शासक वगैरह थे, उन्होंने अपने यहाँ इतिवृत्त वगैरह वृत्तांत वगैरह जो लिखे थे, वो यहाँ इन मूल निवासियों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें थी, जो ज्ञान होता था, ये अपनी अगली पीढ़ी को बता देते थे और इस तरह से इनकी जो जानकारी है वो आपस में बदल जाती थी। अब है यूरोपीय लोगों से मुकाबला। अब इन्होंने यूरोपीय लोगों से किस प्रकार से मुकाबला किया? यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। जैसा कि आप जानते हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कर ली थी। अब इसमें देखो कोलंबस हैं, ये 1492 ईस्वी में आए थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? नई दुनिया की। नई दुनिया का मतलब है अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अब यहाँ साथ एक और प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। ये आपको प्रश्न याद रखना है। इसके साथ ही स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी सोना चांदी के लालच में मध्य और दक्षिण अमेरिका पर टूट पड़े थे। धीरे धीरे अंग्रेज और फ्रांसीसी भी अटलांटिक पार व्यापार करने के लिए उपनिवेश बसाने के लिए पहुंचने लगे थे। 1607 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका के वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अंदर वर्जीनिया एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने उपनिवेश स्थापित कर दिया था। फिर 1620 ईस्वी में प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स एक शहर है, ये भी अमेरिका का, वहाँ पहुँच गए थे। इधर फ्रांसीसियों ने कनाडा में पहुँचना शुरू कर दिया था। 1608 ईस्वी में उन्होंने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। उल्लेखनीय है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रवासियों को अमेरिका में पहुंचने पर यह देखकर बड़ी खुशी हुई होगी कि वहाँ के मूल निवासियों का उनके प्रति व्यवहार मित्रतापूर्ण और उत्साह से भरपूर था। यूरोपीय अप्रवासी उत्तरी अमेरिका में मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे और स्थानीय लोग जो शिकार में दक्ष थे उनकी सहायता करने को तैयार थे। यानी अभी एक्चुअल में इनको ये नहीं पता था कि भाई तुम्हारे साथ ये तुम्हें खदेड़ देंगे या फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा या तुम्हें भगा दिया जाएगा। ये जो व्यापार करने के लिए आए थे, ये तो एक व्यापारी बन करके आए थे, ठीक है। अब उपनिवेशवाद के अंदर इसमें क्या था कि जैसे जब फ्रांसीसी जो लोग थे, जो कनाडा में जब ये पहले पहुंचे, ठीक है, इन्होंने क्यूबेक में उपनिवेश की खोज की। इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रवासियों को अमेरिका में पहुंचने पर देखकर ये बड़ी खुशी हुई। क्या हुई कि वहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे मूल निवासी, वो इनसे मित्रतापूर्ण घुल मिल गए थे। लेकिन ये जो हैं अमेरिका के लोग, ये मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे और ये जो यूरोप के लोग और जो स्थानीय लोग थे वो इनके शिकार करने में दक्ष थे, मतलब वो उनको महारत इस चीज में
हासिल थी। तो इन दोनों का वो फायदा उठा करके अपने व्यापार करने के लिए वो सोच रहे थे। अब मूल निवासियों से वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। अप्रवासियों को उत्तरी अमेरिका में पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि स्थानीय लोग मिसिसिपी नदी के किनारे आपस में अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए नियमित रूप से जमा होते हैं। यहाँ पर विभिन्न कबीलों द्वारा बनाए गए सामान का आदान प्रदान होता था, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल थे। इन आदान प्रदान के कार्य में प्रवासी शामिल होने लगे और वे मूल निवासियों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। ये बंदूकें शिकार में तीर कमान के स्थान पर बेहतर साबित होती थी और स्थानीय लोग पहले शराब से परिचित नहीं थे, धीरे धीरे शराब के आदी होने लगे। इसकी वजह से यूरोपीय लोग व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सफल रहे। यानी इन्होंने एक अच्छी प्लान रची। क्या प्लान रची कि भी आपको शिकार करना है, कुछ भी करना है, जिस प्रकार से आप तीर कमान से आप शिकार करते हैं उसकी जगह आप क्या है बंदूकें दे दी। इसके अलावा उन्होंने शराब का आदी बना दिया। अब शराब का कोई व्यक्ति अगर एक बार आदी बन गया तो वो अगले दिन उसी के पास जाएगा, क्योंकि ये उनको फ्री में शराब पिलाते थे। और शराब पिलाने के बाद क्या किया कि इनको कैसे व्यापार करना है। हर कोई भी व्यापार कोई भी इंसान शुरू करता है तो उसके लिए क्या होता है, नियम या शर्तें लागू करते हैं। तो ये जो इनके इच्छा हुई, जो इनकी मन मर्जी थी, उस हिसाब से इन्होंने अपने नियम और शर्त वहां पे लागू कर लिए थे। तो हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब है मूल निवासियों और यूरोपवासियों की पारस्परिक धारणाएं, इनकी आपस में क्या नेटिव्स थे, ठीक है। तो वो हम इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे।